तो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज है हमारा 2 सितंबर। आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम डेमोग्राफिक डिविडेंड, एम्प्लॉयमेंट हो गया, हमारा ये लेबर हो गया, यूथ हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब चीजों को डिस्कस कर रहे थे। आज एक नया डायमेंशन हम डिस्कस करते हैं, नॉइस। अभी तक ये अर्बनाइजेशन के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन की जब भी बात होती है तो हमारा ध्यान जाता है वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ, हमारा ध्यान जाता है पॉल्यूशन की तरफ। लेकिन ये जो नॉइस है, नॉइस पॉल्यूशन जो है, इसकी तरफ हमारा जो ध्यान है वो नहीं जाता। तो एक नई डायमेंशन हम एक ऐड करते हैं अपनी नॉलेज के अंदर। अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन इज इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी सीएपीएफ। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फ्रांसिस बैकॉन के कोट के साथ। फ्रांसिस कहते हैं, साइलेंस इज द स्लीप दैट नॉरिश विजडम। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑल्सो ये जो है एक मेटाफॉर है, लेकिन आपको अगर इनर विजडम या फिर कह लीजिए इनर ग्रोथ जो है प्राप्त करनी है, हासिल करनी है, तो आपको साइलेंस जरूर चाहिएगा। और अर्बनाइजेशन के अंदर, बिकॉज अर्बनाइजेशन में ट्रैफिक कंजेशन वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां पे एक मेंटल डिस्टरबेंस रहता है वहां के स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि ये जो इनर विजडम के लिए जो साइलेंस चाहिए होता है वो उन्हें मिल नहीं पाता। आई होप आपको इस कोट का मतलब समझ आ गया होगा कि साइलेंस का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ के अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंडिया के अंदर, इंडिया पॉपुलेशन की बात हमने देख ली, पॉल्यूशन की बात हमने देख ली, लेकिन ये जो नॉइस है, अर्बन नॉइस है हमारे इंडिया के अंदर, ये भी एक बहुत ज्यादा जो है सीरियस हेल्थ कंसर्न जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक चीज क्या होती है कि लोग जो है इसके ऊपर अटेंशन नहीं देते, लोग जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। क्यों ध्यान नहीं देते? क्योंकि ये एक इनविजिबल थ्रेट है। नॉइज दिखता नहीं है, हम जस्ट साउंड बजा देते हैं और हमें लगता है कि चलो हो गया इतना। लेकिन उसकी वजह से जो मेंटल डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, वो चीज लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं हार्मफुल होती है। और अगर इंडियन सिटीज की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है, जो लोग हैं, नॉर्मली जो सेफ लिमिट होती है नॉइस की, उससे ऊपर ही कहीं ना कहीं करते हैं। डब्ल्यूएचओ ने क्रिएट करा है कि ड्यूरिंग द डे 50 जो डीबी है वो होना चाहिए नॉइस पॉल्यूशन, जो सेफ लिमिट है। और नाइट के अंदर 40 डीबी। नाइट में या स्कूल हो गए जहाँ पे साइलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हॉस्पिटल्स हो गए या रेजिडेंशियल एरिया हो गए, वहां पे अराउंड 40 डीबी जो है नॉइज पॉल्यूशन होना चाहिए, ये सेफ लिमिट है। लेकिन अनुमान देखा क्या जाता है हमारे दिल्ली और बेंगलुरु जैसी जगह पे, ये जो नॉइज पॉल्यूशन है ये दिन के सेफ लिमिट से भी क्रॉस कर जाता है। 65 से 70 जो है डीबी नियर स्कूल और हॉस्पिटल पाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सिविक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेंस होता है, जो लैक करता है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। और इसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म में जो हेल्थ इम्पैक्ट होता है, वो भी, उसका भी कॉन्सिक्वेंस जो है हमें भुगतना पड़ता है। उसका भी कॉन्सिक्वेंस जो है हमारी इकोनॉमी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जितनी प्रोडक्टिविटी कम होगी, इस प्रोडक्टिविटी का रिड्यूस होने का रीजन अदर भी है, क्लाइमेट चेंज भी वन ऑफ द रीजन है। अब क्लाइमेट चेंज तो चलो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन एक डायमेंशन ये भी आ गया, दूसरा डायमेंशन हमारा ये नॉइस का भी आ गया। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी से हमारी जीडीपी रिड्यूस होती है। ठीक है, तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा टारगेट है 2047 तक क्या बनने का? डेवलप्ड कंट्री बनने का। अब ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे जो है मॉनिटरिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पे डेफिनेटली है। हमारा जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने स्टार्ट करा था नेशनल एम्बियंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क 2011 के अंदर। और सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो है प्रॉमिसिंग नेटवर्क होगा, लेकिन ये जो नेटवर्क है, ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ टाइम ये एक डेटा स्टोरेज सिस्टम बन के रह गया है। क्योंकि ये डेटा तो कैप्चर करता है किस एरिया के अंदर कितना पॉल्यूशन हो रहा है, ये सब चीजों की इंफॉर्मेशन तो कैप्चर करता है, लेकिन उसके ऊपर जो स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए वो नहीं होता। तो जब स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं हो रहा, आपके पास रिपोर्ट है, तो वो क्या हो गया? एक सिर्फ डेटा बेस ही तो है जिसका हम यूज ही नहीं कर रहे। इसके अलावा जो मॉनिटरिंग सेंसर्स होते हैं जो एक्चुअल में नॉइस पॉल्यूशन को कैप्चर करते हैं, वो रॉन्ग हाइट पे अगर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं तो वो ढंग से जो है कैप्चर नहीं कर पाते एग्जैक्ट जो होना चाहिए नॉइस पॉल्यूशन का लेवल है। और यही यहाँ पे बता रखा है कि जितने भी मॉनिटरिंग या कह लीजिए जितने भी सेंसर जो हमारे लगा रखे हैं दिल्ली और बेंगलुरु सिटीज के अंदर कैप्चर करने के लिए कितना नॉइस पॉल्यूशन है, वो ये सीपीसीबी की जो गाइडलाइन है 2015 की, उस गाइडलाइन के अनुसार नहीं है, उस गाइडलाइन को वियोलेट कर रखा है। एक चीज ये भी यहाँ पे बता रखी है। अब देखो डेटा तो है यहाँ पे, अब डेटा है, एक्शन नहीं हो रहा है,
गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही है, और जो डेटा है वो पब्लिक को भी अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है। ये चीज यहाँ पे बता रखी है। तो देखो ये सारी चीज हमारे पास होने के बावजूद भी इसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट होता है वो हमें मिल नहीं पा रहा है, ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। हमारे पास ना तो रूल्स की कमी है, ना बॉडीज की कमी है, ना डेटा की कमी है। कमी है क्या? फर्म इम्प्लीमेंटेशन की। और ये चाहे नॉइज पॉल्यूशन हो या कोई भी चीज हो, उसके अंदर ये चीज हमें साफ साफ दिखाई देती है कि वी हैव प्लेंटी ऑफ रूल्स, वी हैव प्लेंटी ऑफ लॉज, वी हैव प्लेंटी ऑफ बॉडीज, लेकिन वो फर्म जो इम्प्लीमेंटेशन होता है दैट वाज लैकिंग। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लैक करता है, और यही चीज यहाँ पे भी दिखाई दे रही है नॉइज पॉल्यूशन के अंदर। हमारे पास रेगुलेशन है, रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000, लेकिन इसके बावजूद भी प्रॉपरली जो एनफोर्समेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब यूरोपियन कंट्री जो होती है उससे अगर हम कुछ सीख लेना चाहें तो ये ले सकते हैं कि जो यूरोपियन कंट्री है वो क्या करती है कि उस डेटा को, वो जो नॉइस पॉल्यूशन का डेटा जो कैप्चर हो रहा है यहाँ पे ननमम में, NaN MN में, तो ये जो कैप्चर डेटा हो रहा है इसको हम अपने हेल्थ डेटा से लिंक कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ये नहीं होता, यूरोपियन कंट्री के अंदर ये होता है। तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं ये जो आप कह लीजिए प्रैक्टिसेस हैं इसको अडॉप्ट करना चाहिए कि ये जो डेटा है इलनेस का, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या क्या हो रही है हेल्थ पॉल्यूशन की, नॉइस पॉल्यूशन की हमारे हेल्थ के ऊपर, और फिर गवर्नमेंट जो है कितना हेल्थ एक्सपेंडिचर कर रही है, तो ये सारी चीज अगर हम काउंट करें तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होता है। तो ये चीज हमें करने की जरूरत है, डेटा को लिंक करना चाहिए, इंटरलिंकिंग ऑफ द डेटा हमें वो चीज करना चाहिए। ये एजुकेशन सेक्टर में भी उतना ही इम्पैक्टफुल है जितना ये यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये भी बता रखा है कि डेटा, ये हमारे पास डेटा है, बॉडीज हैं, हमारे पास लॉज है, इसके बावजूद हमारे पास ये हमारा जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। अंडर आर्टिकल 21 वी हैव राइट टू लिव, वो वाला जो आर्टिकल है 21 का, मेनका गांधी वाला। तो यहाँ पे बता रखा है कि हम हमारे पास राइट टू लिव, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है। तो ये जो डिग्निटी है ये मतलब इंक्लूड करती है क्या, इंट्रिंसिकली, कि हमें एक पीसफुल लिविंग और एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। लक्ष्मीकांत के अंदर भी दे रखा है। तो मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस और हेल्थी एनवायरनमेंट भी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बाय हॉकिंग हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट है ये कहीं ना कहीं वियोलेट होता है, ये चीज यहाँ पे बता रखी है। गवर्नमेंट की ड्यूटी है अंडर DPSP आर्टिकल 48A कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो ये जो चीज है दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। डिस्पाइट दैट हमारा जो स्टेट है वो फेल हो चुका है हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड कराने के लिए। डिस्पाइट दैट कि हम पे सेवरल बॉडीज है CPCB जैसी, डिस्पाइट दैट हम पे सेवरल डेटाज है, इसके बावजूद भी हम जो है फेल हो चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है फेल हो चुकी है हमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। वो हमें यहाँ पे दिखाई भी देता है और वो हमें दिल्ली की सड़कों पे भी दिखाई देता है। आप देखेंगे तो LNGP हॉस्पिटल के सामने ही इतना ट्रैफिक लगा रहता है और वहाँ पे हॉन्किंग हॉन्किंग होती रहती है, जबकि वहाँ पे नो हॉन्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ है, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला भी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है फर्म इम्प्लीमेंटेशन की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसको प्रोवाइड कराओ। नॉइस जो है हमारे फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करती है, जैसे हमने अभी देखा। डिस्पाइट दैट कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद 2024 में भी कोर्ट ने दोबारा रिमाइंड कराया कि नॉइस क्या है, एक तरह का एनवायरमेंटल डिस्ट्रप्शन है। ठीक है, तो ये राइट टू डिग्निटी एंड हेल्थ जो है इफेक्ट करता है। डिस्पाइट दैट कोई सुनवाई नहीं है, ना ही कोई ट्रैफिक की हॉकिंग रुकती है, ना ही कोई ये सारी चीज होती है, कंटिन्यू वियोलेशन होता रहता है इवन जो उसको प्रोटेक्ट करने वाले हैं उन्हीं के सामने। ठीक है, तो ये चीज एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे होती है और इसकी वजह से अल्टीमेटली हेल्थ और अल्टीमेटली देखें एट द एंड ऑफ ये तो क्या इफेक्ट होता है, हमारी इकोनॉमी इफेक्ट होती है। ठीक है, ये तो समझ आ रहा होगा। इकोलॉजिकल और हेल्थ इम्पैक्ट हमने देखा, थोड़ा थोड़ा देखा, लेकिन यहाँ पे एक केस स्टडी भी कोर्ट की रखी है। केस स्टडी है 2025 की, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक मैना जो बर्ड होती है उसके ऊपर स्टडी की गई थी कि नॉइस पॉल्यूशन का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, अर्बन नॉइस का। ठीक है, अर्बन नॉइस हो गया, और ये पहले भी एक स्टडी हुई थी कि ये जो नॉइस होता है शहरों के अंदर रातों में जो लाइट चलती है इसकी वजह से जो कार्डेजियन साइकिल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नेचुरल जो साइकिल होती है, स्लीपिंग साइकिल जिसे कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती है, ना सिर्फ ह्यूमंस की नहीं एनिमल्स की भी। और इस स्टडी ने उसी को पाया कि मैना जो बर्ड है
इसके अंदर जो सॉन्ग सॉन्ग कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो रिड्यूस हो गई, क्योंकि इसका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया, ये सारी चीजें। तो जब ये सारी चीजें एनिमल्स के ऊपर हो रही है, बर्ड्स के ऊपर हो रही है, तो ह्यूमंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा, यही चीज यहाँ पे स्ट्रेस और एंग्जाइटी के रूप में, स्लीपिंग डिसऑर्डर के रूप में, इन ये जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज जिसे हम कहते हैं इनके रूप में सामने आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, जिनके साथ ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज हैं, उनको ज्यादा इम्पैक्ट करती है। सॉल्यूशन क्या करना चाहिए? देखो, हमने देख लिया कि ये जो नॉइज पोल्यूशन है, इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल थ्रेट, ये बहुत बड़ा थ्रेट है और इकोनॉमी को बहुत ग्रेट इम्पैक्ट तक जो है हार्म पहुंचाता है, डायरेक्टली हेल्थ एक्सपेंडिचर के रूप में, इनडायरेक्टली प्रोडक्टिविटी के रूप में। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें जो मॉनिटरिंग हो रही है, सेंट्रलाइज हो रही है अभी, डेटा गवर्नमेंट का जो डेटा है नॉइज पोल्यूशन वाला ग्राउंड लेवल तक पहुंच नहीं पाता है, तो इसको डिसेंट्रलाइज कर देनी चाहिए। ठीक है, लोकल जो बॉडीज हैं, पंचायती राज सिस्टम हो गया और हमारा अर्बन लोकल बॉडीज जो हो गई, इनको एम्पावर कर देना चाहिए कि ये कैप्चर करे। ठीक है, इसके बाद इस, जैसे यूरोपियन कंट्री में होता है कि इसको लिंक कर दिया जाता है डेटा को, हमें भी जो है अपने डेटा को लिंक कर देना चाहिए, एनफोर्समेंट ताकि जो है स्ट्रांग हो सके। स्पेशली वो जो जोनिंग वाले एरिया होते हैं, साइलेंस जो जोन होते हैं, हॉस्पिटल के सामने वाला जो रोड होता है, उन एरिया के अंदर स्पेशली इसको जो है हमें लिंक कर देना चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन फैलानी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन की एक्चुअली में नॉइज पॉल्यूशन से होता क्या है। देखो, जब बात आती है हमारी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो हम देखते हैं सर्दियों के अंदर होता है, वो हमें दिखता है, लेकिन जो नॉइज पॉल्यूशन है उसका जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, वो हमें दिखता नहीं है। तो ये चीज हमें करनी चाहिए कि ये चीज हमारा मोटिव हो कि हम अवेयरनेस कैंपेन फैलाए। नो हॉकिंग डे, जैसे कि हम अर्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो सेम नो हॉकिंग डे भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अर्बन प्लानिंग इस तरह से करनी चाहिए कि जो ग्रीन बेल्ट होती है वो स्पेशली जो साइलेंस एरिया होते हैं उनके आसपास लगानी चाहिए, ताकि वो रिड्यूस कर सके नॉइस लेवल को। एक सेंस होता है सोनिक एम्पैथी, या कह लीजिए सिविक सेंस जो होता है बेसिकली, उसको डेवलप करना चाहिए। और कैसे होगा? एजुकेशन लेवल से, बेसिक लेवल से, स्कूल लेवल से डेवलप करने की जरूरत है हमें यहाँ पे। तो आपको समझ आ गया होगा कि कितना जो है डेंजरस है नॉइस पॉल्यूशन हमारी हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। अगर समझ आ गया हो तो डायमेंशन तो काफी आपको आ गई है, तो लिखने का ट्राई करो। लिखने के लिए देखो बच्चों, सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। लिखने के लिए ऐसा नहीं होता कि आपको जस्ट फ्यू पॉइंट्स पता है, आपको डेटा पता है, यू आर एबल टू राइट अ वेरी ब्यूटीफुल ऐसे, ऐसा कभी नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? एक डेवलप करनी पड़ेगी थिंकिंग, एक थॉट पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा, और उस थॉट पैटर्न के हिसाब से जो है हमें अपना एसे मोल्ड करना पड़ेगा 3 डायमेंशन के अंदर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप कोट का यूज कीजिए, कोई स्टोरी का यूज कीजिए, किसी एनेक्डोट का यूज कीजिए, ताकि जो अपना पॉइंट है वो आप रिफ्लेक्ट कर सके। पॉइंट मतलब जो यहाँ पे ऐसे में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए अपनी मेन बॉडी के अंदर सेवरल पॉइंट्स दीजिए, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद एक कंक्लूजन में सॉल्यूशन अप्रोच, ठीक है, सॉल्यूशन अप्रोच दीजिए। ठीक है, ऐसे करके एक बार लिखने का ट्राई करो, क्योंकि लिखना तो एट द एंड ऑफ द डे पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे कितना भी ट्राई कर लो। और खूब सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो आप पेपर 1 जो है सीएपीएफ के पेपर 1 के अंदर, क्योंकि अब तो मेरे को एटलीस्ट 1.5 साल या 1.5 साल हो चुका है हमें सीएपीएफ के प्रिपरेशन कराते हुए, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे पेपर 1 के अंदर तो 120 ले आते हैं और पेपर 2 के अंदर 70 और 80 भी नहीं आ पाते। ठीक है, जबकि यहाँ पे 111 स्कोर हमारे खुद के एक स्टूडेंट ने करा है, सचिन ने, पेपर 2 के अंदर। तो अभी असिस्टेंट कमांडेंट बना ही, अपना लास्ट वाला जो रिजल्ट आया था आपका 2024 का। तो ये चीज आपको फर्स्ट डे से करनी पड़ेगी, लिखना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अभी राइटिंग प्रोग्राम है, बच्चे कह रहे हैं, वो भी जल्दी आ जाएगा, लेकिन आप खुद लिखने का ट्राई करो यहाँ से। सेकंड चले, सेकंड हमारा एससीओ। देखो, अभी एससीओ की मीटिंग हुई है, और जो हमारा सीएपीएफ का एग्जाम है उसके अंदर डायरेक्टली जो है न्यूज से ही क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। आप वो बॉडी बॉडी पहले पूछते थे, वो थोड़ा थोड़ा निग्लेक्ट कर रहे हैं। अब डायरेक्टली जो न्यूज में हुआ है वो सारी चीज पूछ रहे हैं। और तो बॉडी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, लेकिन न्यूज इस बार डिस्कस करेंगे ज्यादा। अभी जो हमारी शंघाई ये जो कॉम्परेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका इंडिया भी एक पार्ट है, ये अभी इसकी मीटिंग हुई है चाइना के अंदर, और इसके अंदर एक डिक्लेरेशन आई है। डिक्लेरेशन का नाम क्या है? तियानजिन डिक्लेरेशन, जिसके अंदर जो इंडिया का स्टैंड था कि यार टेररिज्म को जो एटलीस्ट तुम रिकॉग्नाइज तो करो, पहलगाम में अटैक हुआ है चाइना वालों से, तो वहां पे उन्होंने, चाइना ने भी और पूरे जो एससीओ मेंबर्स उन्होंने कंडेम करा है टेररिज्म को। सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक पहलगाम अटैक नहीं, जो पाकिस्तान में हुआ है, जाफर एक्सप्रेस और
खाजुलदार वहां पे उसको भी कंडेम करा है, ठीक है। और यूएनजीए जनरल असेंबली की जो रेजोल्यूशन है, जो नाजीज्म और जो नियो नाजीज्म और रेसिज्म का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको जो है वो करा है, उसके अगेंस्ट में जो अभी आई है रेजोल्यूशन उसका वेलकम करा है एससीओ में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं, क्योंकि यहीं से पूछ लेता है, जैसे वो कनाडा वाला का कुछ पूछ लिया था, तो हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। एक पता होना चाहिए कि ये जो टेररिज्म से रिलेटेड जो स्टफ है वो इसके अंदर जो है डिक्लेयर किया गया, कंडेम किया गया। ऐसे तो बैन तो कर नहीं सकता हमारा एससीओ, के इंटरनेशनल बॉडी तो है नहीं यूएन के जैसे कि जो जो टेररिज्म का कोई रेजोल्यूशन लेके आए और बैन कर दे। तो यहाँ पे कंडेम भी करा है इसको। उसके बाद जो कोर्सिव मेजर्स हो रहे हैं या कह लीजिए जो टैरिफ वॉर चल रही है उसके खिलाफ बेसिकली यूनिलेटरल लोग के सामने आए हैं और डब्ल्यूटीओ के जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करने की बात कही है। चाइनीज की बात करें, क्योंकि चाइनीज प्रेसिडेंट जो जिनपिंग है उन्होंने इस समिट में बेसिकली ये जो ट्रम्प बुली बिहेवियर ही तो हो गया कि जो है वो बार बार टैरिफ लगाता रहता है उसको कंडेम करा है। और प्रपोज करा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये प्रपोज करा है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। ये क्या चीज है? देखो, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव ऐसा नहीं है कि यूएन को रिप्लेस कर दे। ये जो इनिशिएटिव है ये यूएन के सेंट्रल रोल को जो है प्रमोट करता है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसको नोट्स में लिख लेना या तो इसी का प्रिंट निकलवा लेना। तो ग्लोबल गवर्नेंस जो इनिशिएटिव है यूएन का जो सेंट्रल रोल है उसको रिकॉग्नाइज करता है। ग्लोबल जो बॉडी है यूएन में, जैसे इंडिया भी रिफॉर्म करना चाहता है तो उसको भी ये सपोर्ट करता है, मल्टीलैटरल मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। बेसिकली ये जो हमारा ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव है। इसके अलावा एससीओ के अंदर इस मीटिंग के अंदर लाओस को नए पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। अब जो एससीओ है उसमें 27 मेंबर हो गए, 10 फुल मेंबर है, 17 जो है पार्टनर है, ठीक है। एग्रीमेंट भी हुआ इसमें ताकि एससीओ डेवलपमेंट जो बैंक है वो डेवलप किया जाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई जो एससीओ से रिलेटेड थे। तो ये वाला स्टफ जो है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। उसके बाद ये छोटी मोटी चीजें हैं, गाजा को में जो है वो चल रहा है उसको कंडेम करा, इंडिया ने कंडेम करा इसराइल को और यूएस को जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक हुआ वो, अफगानिस्तान के अंदर इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए वो सारी चीज हुई। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है सारा। ठीक है। अब पता चल गया हो तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो देखें, इसको देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए देख लेते हैं। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि आपको 100% कभी याद नहीं रहने वाला कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, पेपर तक सब भूल जाओगे। लेकिन कुछ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा आपके माइंड में रहेगी। वो क्या? देखो, जैसे सब एससीओ समिट में ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल चांसेस है कि 2025 में जो समिट हुई उसमें क्या डिसाइड हुआ। तेंजिंग डिक्लेरेशन 100% याद रहेगा कि टेररिज्म को जो है वो कंडेम करा था पाकिस्तान वाले इंडिया वाले दोनों को। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट एकदम सही है, ये एकदम फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है। चाहे आप आज इस स्टेटमेंट को पढ़ो चाहे आप आज से एक साल बाद पढ़ो, आपको याद रहेगा कि यार ऐसा कुछ हुआ था जरूर। क्रिंजिंग डिक्लेरेशन में टेररिज्म को वो करा था, कंडेम करा था। सेकंड स्टेटमेंट कि इंडिया जो है अदर एससीओ मेंबर के साथ जो है चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज आपको याद रहेगी या नहीं रहेगी कभी नहीं पता होगा, या फिर आप बोलोगे कि सर ने पढ़ाया था, शायद सर भूल गए होंगे पढ़ाना। ये हमेशा डाउट रहता है जब भी हम यूपीएससी के एग्जाम को टिक, ये एमसीक्यू टिक करते हैं कि यार ये वाली स्टेटमेंट तो पढ़ाई नहीं थी, क्या पता छूट गई हो सर से, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट जब आती है तो एक चीज हमेशा याद रखना कि इंडिया का जो स्टैंड है, इंडिया के स्टैंड को हमेशा याद रखना, वहां से उसको टिंकर करके कुछ स्टेटमेंट दे देता है। इंडिया कभी जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो है सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंडिया को भी काउंटर करता है ये, ठीक है। आपने देखा होगा ना म्यांमार म्यांमार ये जो श्रीलंका के अंदर जो हमन टोटा पोर्ट है, तो वो सारी चीज क्या है, इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो है वो इनिशिएटिव है, पार्ट है। और ये कहीं ना कहीं इंडिया को काउंटर करने के लिए, कह लीजिए इंडिया को कैप्चर करने के लिए बना रखा है। तो इंडिया क्यों सपोर्ट करेगा? इंडिया हमेशा इसको अपोज करता है। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, हमारा आंसर हो गया सिर्फ ए। तो इंडिया का स्टैंड हमेशा पता होना चाहिए, इंडिया किस चीज के लिए स्टैंड करता है, ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट चलें, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। अब देखो, अभी ये चैंपियनशिप हुई है पेरिस के अंदर, और पेरिस के अंदर ही डिसाइड हुआ कि नेक्स्ट ईयर की जो होगी वो दिल्ली के अंदर होगी, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। अभी ये जो पेरिस में हुई थी इसके अंदर हमारे जो लोग हैं वो ब्रॉन्ज जीत के आए हैं, स्वाति साईराज और चिराग शेट्टी, ठीक है।
संजय मिश्रा इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, ये सारी चीज। अब यहाँ देख लो कि हमने अभी तक कितने जो है मेडल जीते हैं यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। सबसे पहला मेडल जो जीता था हमने 1983 में, ब्रॉन्ज जीता था प्रकाश पादुकोण ने, ठीक है। उसके बाद गोल्ड मेडल की बात करें तो सिर्फ पीवी सिंधु है जिसने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, और डबल ओलंपिक मेडलिस्ट भी है हमारी पीवी सिंधु, यही है पीवी सिंधु, ठीक है। तो ये था, और यहाँ ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको ट्राई करो अटेम्प्ट करने का। और आज के डेली डिस्कशन में बस इतना ही है। आई होप आपको अच्छे समझ आता होगा। डेली प्लस डिस्कशन पेपर 2 की कभी चिंता मत करना, क्योंकि पेपर 2 आपका डेली प्लस डिस्कशन से ही हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, कल फिर मिलते हैं, टेक केयर।